हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इसका टाइटल है बोल बच्चन और इसे लिखा है शेखर ने। ईशान को मुंबई पसंद आ गई थी। शुरू शुरू में वो किराए के घर में रहता था, मगर मकान मालिक और साथ में रहने वालों के नखरों से वो ऊब सा गया था। उसने मन बना लिया था कि अब वो खुद का फ्लैट खरीदेगा। कुछ सालों में जो कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए थे और बाकी घर वालों से मदद लेकर उसने अंबोली में एक फ्लैट खरीद लिया। लेकिन विडंबना ऐसी थी कि जब तक वो फ्लैट खरीदने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, तब तक उसे मुंबई शहर अपने सीने से लगा कर रखी थी। लेकिन जैसे ही उसने एक नया फ्लैट खरीदा, मानो मुंबई ने उसे पराया कर दिया। वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉब करता था और अचानक ऐसी मंदी का दौर आया कि उसे वापस दिल्ली जाने की नौबत आ गई। उसको अपनी जीविका बदलनी पड़ी। लेकिन खरीदे हुए उस फ्लैट को बेचने की उसमें हिम्मत तब भी नहीं हुई। उसने सोचा, जब तक मुंबई में फ्लैट होगा तब तक उसका आना जाना लगा रहेगा, वरना शायद मुंबई की शक्ल देखना दोबारा नसीब ना हो। ऐसा अक्सर होता है। कहते हैं जिसको मुंबई ने अपना लिया वो फिर कहीं नहीं जाता, और जिसको पराया कर दिया उसका तो नाता ही खत्म। खैर, उसने तय कर लिया कि ये फ्लैट वो किराए पर चढ़ाकर निकल जाएगा। फ्लैट के एक कमरे में अपना सारा सामान रख दिया और बाकी के हिस्सों को किराए में देने के लिए इश्तहार भी दे दिया। कुछ ब्रोकर से संपर्क किया और अगले 24 तारीख के लिए दिल्ली की फ्लाइट बुक कर दी। इस बीच कुछ लोग आते जाते रहे, मगर उस अंदर के कमरे के बंद होने के बायस कोई किराएदार राजी न हुआ। क्योंकि उसके पास वक्त कम था, तो उसने सोचा कि कुछ महीनों बाद जब वापस आएगा तब कोशिश करेगा। 24 तारीख की रात को अचानक उसके ब्रोकर का फोन आया कि अगली रोज एक किराएदार फ्लैट देखने आएंगे और उन्हें अंदर वाले बंद कमरे से कोई परेशानी नहीं है। ईशान ने मानो राहत की सांस ली। सुबह उठकर वो अपना बैग पैक करने लगा, घर की अच्छे से साफ सफाई की और फिर तैयार होकर नाश्ता बनाने लग गया। 3 घंटे बीत गए, मगर कोई किराएदार नहीं आया। दोपहर 1 बजे की फ्लाइट थी, तो उसने सोचा शायद कोई नहीं आएंगे। अब वो निकलने के लिए तैयार हो गया। अचानक घंटी बज गई। उसने देखा किराएदार गेट के बाहर आ चुके हैं। उसे बहुत खुशी हुई। दरवाज़ा खोल के अंदर आने दिया और फिर उनके लिए कुछ नाश्ता बनाने लग गया। घर देखने आए आदमी ने अपना नाम आदित्य कुमार बताया। आदित्य ने अच्छे से घूमकर घर देखा और चुपचाप हॉल में बैठकर ईशान का इंतजार करने लगा। ईशान एक प्लेट में नाश्ता लेकर पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया, लेकिन बजाय घर की बात किए आदित्य नाश्ते पे टूट पड़ा। काफी देर तक खाना खाता रहा वो। ईशान को थोड़ी शर्म आने लगी कि बात आगे कैसे बढ़ाएं। उसे लग रहा था जैसे ये आदमी घर देखने नहीं बल्कि खाना खाने आया है। फिर भी उसने पहल की, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने जाता, आदित्य को किसी क्रेडिट कार्ड वाले का फोन आ गया। लगभग 15 मिनट तक बात की उसने। ईशान फोन कट हो जाने का इंतजार करने लगा, मगर आदित्य है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता था। वो उस क्रेडिट कार्ड वाले से इतने सवाल कर रहा था कि तंग आकर क्रेडिट कार्ड वाले ने ही फोन काट दिया। आदित्य मुद्दे की बात पे अब भी नहीं आ रहा था। घर की बात किए बिना वो स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी और पॉलिटिक्स में उतर गया। फिर मजबूरन ईशान को घर की बात छेड़नी ही पड़ी। उसने साफ साफ उस अंदर वाले कमरे के बारे में बता दिया जिसमें उसने अपना पर्सनल सामान रखा था। आदित्य को अब एक और मुद्दा मिल गया। वो उसी कमरे की बात को कुरेदने लग गया। ईशान ने बार बार कहा कि उस कमरे में उसके पर्सनल सामान है, मगर आदित्य माना ही नहीं। उसने तरह तरह की अटकलें लगाई। कभी उस कमरे में हुए किसी हादसे के बारे में पूछने लगा, तो कभी भूत प्रेत आत्मा की बातें करने लगा। ईशान ने साफ साफ मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो जल्द से जल्द किराए की बात पर आए, क्योंकि अगले 1 घंटे में उसकी फ्लाइट थी और उसे देर हो रही थी। मगर आदित्य अभी भी मुद्दे पर नहीं आ रहा था। बार बार वो उस कमरे में जाने का आग्रह करने लगा और जैसे ही मौका मिलता फिर मुद्दे से भटक जाता और अपने घर की बातें करने लग जाता। ईशान अब चिढ़ गया था। उसने साफ साफ मना कर दिया कि अब वो उस घर को किराए पर नहीं देना चाहता। शालीनता से उसने आदित्य को निकल जाने के लिए कहा, लेकिन आदित्य अब भी बातें किए जा रहा था। ईशान को अब गुस्सा आने लगा और उसने आदित्य को जबरदस्ती घर से बाहर भेजा, दरवाजा बंद किया और कैब बुक करने में लग गया।
इतने में फिर से घंटी बजी। देखा तो फिर से आदित्य ही था। अब की बार वो बिना उस कमरे के फ्लैट किराए पर लेने के लिए तैयार था, लेकिन ईशान ने साफ साफ मना किया। बस फिर से मौका मिल गया आदित्य को। अगले 10 मिनट तक वो फिर से कुछ न कुछ बोलने लगा। ईशान अब थक चुका था। अब प्यार से बात नहीं बन रही थी तो उसने बदतमीजी से घर से निकल जाने के लिए कहा, मगर फिर भी बात न बनी तो धक्के मारकर आदित्य को निकाल दिया। ईशान इतना गुस्सा हो गया था कि अब की बार अगर आदित्य आता तो शायद वो उसे मार भी देता। उसने तुरंत अपने ब्रोकर को कॉल किया और पूछा, ये कैसा आदमी भेजा तुमने? सारा फ्रस्ट्रेशन उसने फोन पर ही झाड़ दिया। ब्रोकर ने उसके शांत होने का इंतजार किया और कहा, सर वो जो घर देखने आने वाले थे ना, उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी तो वो अस्पताल में ही है अभी। मैंने किसी को नहीं भेजा। ठीक से सारा सामान देख लीजिए, कोई चोर वगैरह तो नहीं घुस आया। ईशान को अब अकल आई। उसने तुरंत अपना वॉलेट ढूंढना शुरू किया जिसमें 5,000 रुपए और उसके क्रेडिट कार्ड थे। उसे ध्यान था कि अपना वॉलेट उसने हॉल में ही रखा था, मगर अब वो गायब था। पूरा घर ढूंढ लिया फिर भी ना मिला। हताश होकर नीचे बैठ गया। चोर ऐसे भी हो सकते हैं, उसने कभी सोचा ही नहीं था। और अंत में उसकी फ्लाइट छूट ही गई। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।